हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव परिसंचरण तंत्र को कवर करने वाले हैं। तो आइए अब मानव परिसंचरण तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, मानव परिसंचरण तंत्र यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तो अंगों का वह समूह जिसके द्वारा मानव शरीर में रक्त का संचार संभव हो पाता है, जिससे भोजन, श्वसन गैस आदि पदार्थों का संवहन कोशिकाओं के स्तर पर पूर्ण होता है। वह मानव परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अर्थात मानव परिसंचरण तंत्र द्वारा मानव शरीर में रक्त का संचार हो पाता है, जिसके माध्यम से भोजन, श्वसन गैस आदि पदार्थों का संवहन कोशिकाओं के स्तर पर होता है। तो इस व्यवस्था को हम मानव परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के जनक जो है वो विलियम हार्वे है। मानव परिसंचरण तंत्र निम्न भागों में बटा होता है। पहला मानव रक्त, दूसरा मानव हृदय और तीसरा रक्त वाहिकाएँ। अब हम देखेंगे मानव रक्त को यानी ह्यूमन ब्लड को। यह विशेष तरल संयोजी उत्तक होता है, यानी मानव रक्त जो है वह तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त का अध्ययन हीमोटोलॉजी कहलाता है। रक्त का निर्माण हीमोपोइसिस कहलाता है। रक्त का पीएच मान देखेंगे तो उस रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात यह हल्का क्षारीय होता है। वयस्क शरीर में औसत रक्त का आयतन देखेंगे तो 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन यही महिलाओं में इसकी औसत 4 से 5 लीटर होता है। रक्त पूरे शरीर का लगभग 7.8% भार का वहन करता है। मतलब रक्त जो है किसी शरीर के वजन का 7.8% होता है। रक्त का रंग गाढ़ा लाल होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाए जाते हैं। वयस्क मानव शरीर में रक्त का निर्माण दीर्घ एवं चपटी अस्थियों में पाए जाने वाली अस्थिमज्जा की कोशिकाओं द्वारा होता है। लेकिन भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण जो है वो यकृत पलीहा में होगा। यकृत में होगा और पलीहा में, साथ में थाइमस में भी होता है, और वह ग्रहण करता है प्लेसेंटा से। रक्त के अवयव देखें कि रक्त किससे बना हुआ है। तो रक्त का अवयव जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। मतलब 55% जो है रक्त का वो प्लाज्मा कवर करता है, प्लाज्मा से बना हुआ है, और 45% भाग जो है वो रक्त रुधिराणु से बना हुआ है। यानी हमने कहा कि रक्त जो है उसका 55% भाग क्या है, प्लाज्मा है जो द्रव है, और 45% भाग किससे बना हुआ है, तो रक्त रुधिराणु से बना हुआ है जो ठोस भाग है। यानी द्रव भाग 55% और ठोस भाग 45% से बना हुआ है। रक्त एक विषमांगी मिश्रण है, यानी विषमांगी मिश्रण में देखेंगे तो यह कोलाइडल मिश्रण है। अब हम देखें कि प्लाज्मा किस चीज़ से बना हुआ है। तो प्लाज्मा में 90% जल होता है, और शेष 10% जो बचा वह कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है। इधर हम देखें रक्त रुधिराणु जो है वो 3 प्रकार का होता है। लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी, श्वेत रक्त रुधिराणु डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार का होता है। जिसे यानी आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अब हम स्पेशल प्लाज्मा को देखें तो प्लाज्मा हमने क्या देखा कि रक्त को यह 55% बनाता है, यानी रक्त का यह 55% होता है। इसका रंग जो है वो हल्का पीला होता है, क्योंकि इसके अंदर बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है। यह जो है यानी प्लाज्मा में 90% जल होता है, यानी 90% जल से प्लाज्मा बना होता है। इसके अंदर कार्बनिक पदार्थों को देखें जिसे हम प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन तथा
प्रोफ्रिनोजेन होता है। ये सब कहाँ बनता है? तो प्लाज्मा प्रोटीन बनता है यकृत में। अब हम प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन के देखें तो यह जो है यह रक्त के BCOP को नियंत्रित करता है। BCOP मतलब ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो उसका रक्त कोलाइडल प्रेशर दाब होता है, तो उनकी प्रसरण दाब को वो नियंत्रण करता है। एवं दूसरा ग्लोबुलिन जो है यह प्लाज्मा को संक्रमण रहित बनाने का कार्य करता है, यानी संक्रमण से प्लाज्मा को बचाता है ग्लोबुलिन। तथा तीसरा प्रोथ्रोम्बिन, यह रक्त को थक्का जमाने में सहायता करता है। तथा प्रोफिब्रिनोजेन जो है ये भी रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तथा अकार्बनिक पदार्थों में देखें तो वो है NaHCO3, KHCO3, CO2, O2, ये सब है अकार्बनिक पदार्थ जो प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। प्लाज्मा का पहला कार्य है पचा हुआ भोजन प्लाज्मा में घुलकर ही कोशिकाओं एवं ऊतकों तक पहुँचते हैं। तथा दूसरा कार्य देखें तो हार्मोन जो है वो प्लाज्मा में घुलकर ही लक्षित अंगों तक पहुँचते हैं। तथा तीसरा देखें तो इसके अलावा कुछ मात्रा में श्वसन गैसों का संवहन भी प्लाज्मा द्वारा होता है। तो इस तरह से प्लाज्मा क्या आपने क्या देखा कि पोषक पदार्थों को कोशिका तक पहुंचता है प्लाज्मा के द्वारा, हार्मोन भी प्लाज्मा के द्वारा पहुंचता है, एवं श्वसन गैस भी कुछ जो है कुछ अंश तक प्लाज्मा के द्वारा पहुंचता है। तो प्लाज्मा ये 3 काम करता है। कहा कि 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलकर कोशिकाओं एवं 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुलकर ही ऊतकों तक पहुंचते हैं। अभी हमने प्लाज्मा को देखा, आइए अब रक्त को देखते हैं। तो रक्त रुधिराणु जो है उसमें पहला है RBC, जिसे अंग्रेजी में रेड ब्लड क्रॉपसेल्स कहते हैं, जिसका हिंदी लाल रक्त रुधिराणु होता है, जिसे इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका जीवन काल देखें तो यह 120 दिन तक होता है वयस्क शरीर में, यानी 20 से कितना तो 120 दिन तक आपको ऑप्शन में कई प्रश्नों में मिलेगा। लेकिन शिशु अवस्था में इसका जीवन काल जो है वो 100 दिन होता है। समान गणना देखें तो 5.5 मिलियन प्रति MMQ ब्लड का ये जो है होता है, यानी ब्लड का कितना भाग होता है तो 5.5 मिलियन MMQ होता है। स्तनधारी जीवों में के RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका अपवाद देखें तो ऊँट एवं लामा ऐसे स्तनधारी जीव हैं जिनके RBC में केंद्रक पाए जाते हैं। RBC की आकृति देखें तो वृत्तीय होता है, यानी उभयावतल होता है। इसका आकार देखें तो इसका आकार होता है 7.5 माइक्रो मीटर में देखें तो 7.5 × 10⁻6 मीटर होता है। RBC के अंदर बड़ी संख्या में हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं। ये हीमोग्लोबिन ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, जिसमें हीम नामक रंजक पाया जाता है और ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। रंजक 5% होता है हीम, और ग्लोबिन प्रोटीन 95% होता है। यानी हीम जो रंजक है वह गाढ़ा भूरा रंग का होता है। ये ग्लोबिन जो है वो श्वसन गैस अणु से जुड़ते हैं जो प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। अगर इसको हम स्थिति देखें तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से संयोग करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, एवं हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जो अस्थायी होगा। बंद कमरे में दम घुटने का कारण यही है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनना। एवं हीमोग्लोबिन से अगर ओजोन बंधन बनाएगा तो बनेगा मिथिनोग्लोबिन, जो अस्थायी हो जाता है, और इसके कारण क्या होगा कि शरीर नीला पड़ जाएगा। तथा पीने के पानी में नाइट्रोजन की उपस्थिति अगर होगा तो रक्त में ओजोन का निर्माण हो सकता है। यानी पीने के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा हुआ तो उससे क्या बन जाएगा, तो उससे रक्त में ओजोन का निर्माण हो जाएगा, जिससे शरीर नीला पड़ने लगेगा। अगर हमारे शरीर में RBC की संख्या सामान्य से कम हो जाए,
अनीमिया नामक रोग हो जाएगा जिसमें आयरन की कमी हो जाएगा और B12 कोबाल्ट की कमी हो जाएगी। तथा अगर आरबीसी की संख्या सामान्य से बढ़ जाएगा तो पॉलीसिथेमिया नामक रोग हो जाएगा। कहा सामान्यतः पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के आरबीसी की संख्या सामान्य से अधिक एवं श्वसन दर भी अधिक होता है। अगला है डब्ल्यूबीसी, जिसे वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, जिसे हिंदी में श्वेत रक्त रुधिराणु कहते हैं। इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। समान गणना देखें तो यह 8000 से 12000 प्रति MM³ होता है ब्लड का, यानी पूरे ब्लड का 8000 से 12000 प्रति MM³ होता है। इसका जीवन काल 5 से 10 दिन तक होता है। समान गणना से अधिक डब्ल्यूबीसी का होना, मतलब डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होने से यह स्थिति ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। अर्थात डब्ल्यूबीसी की असामान्य वृद्धि से क्या होता है, तो ल्यूकेमिया होता है स्थिति, और यानी रक्त का कैंसर माना जाता है। आगे है कि डब्ल्यूबीसी का समान गणना से अगर कम हो जाए तो उसे स्थिति को ल्यूकोसाइटोपिनिया कहा जाता है। ये सब स्थिति है एड्स में होता है, टाइफाइड में होता है। अगला डब्ल्यूबीसी कुल 5 प्रकार की कोशिकाओं में रक्त में उपस्थित होता है। वो है बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की कोशिकाओं में होता है। आगे डब्ल्यूबीसी जो है वो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करती है, यानी हमें रोग से बचाने का काम करती है। अगला है प्लेटलेट्स, यानी रक्त रुधिराणु का तीसरा भाग है प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसकी समान गणना देखें तो 1.5 से 4.5 लाख प्रति MM³ होता है पूरा ब्लड का। यह रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है तथा यह आंतरिक रक्तस्राव को भी रोकता है। इस वीडियो में इतना ही। हम अगला वीडियो में अगला अवयव जो है रक्त परिवहन का, वह हृदय, उसको लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।